संसद के शीतकालीन सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी। अब केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में इसे सदन में पेश कर सकती है। एक देश एक चुनाव पर बनी कोविंद समिति की रिपोर्ट को 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले 2019 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक देश एक चुनाव के अपने विचार को आगे बढ़ाया था। वन नेशन वन इलेक्शन का विचार भारतीय राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। अब मोदी सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस कदम के तहत एक साथ लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने का प्रावधान है। मोदी सरकार के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन को लाने के पीछे विकास कार्यों में तेजी लाना, संसाधनों की बचत करने और चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। इससे चुनाव पर खर्च होने वाले समय, संसाधन और धन की बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से ही इस विचार को प्राथमिकता दी है। मौजूदा प्रणाली में हर कुछ महीनों में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, जिससे विकास कार्य बाधित होते हैं। मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कमेटी ने सुझाव दिए हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव पहले फेज में साथ साथ कराए जाएं, निकाय चुनाव दूसरे फेज में 100 दिनों के अंदर कराए जाएं। हंग असेंबली या नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति में बाकी कार्यकाल के लिए नए चुनाव कराए जाएं, एक सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार किए जाएं। सरकार का मानना है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य ठप हो जाते हैं। एक साथ चुनाव से इस समस्या का समाधान हो सकता है। बार बार चुनाव होने से भारी मात्रा में धन और मानव संसाधन का उपयोग होता है। वन नेशन वन इलेक्शन से इनकी बचत होगी। बार बार चुनाव कराने से सरकारें अल्पकालिक लक्ष्यों पर ध्यान देती हैं। एक साथ चुनाव से स्थिरता आएगी। विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और सीपीएम ने इस प्रस्ताव को अव्यवहारिक करार दिया। उनका कहना है कि इससे भारत की संघीय संरचना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बार बार होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करते हैं। इस प्रणाली से जनता की आवाज को 5 साल तक दबा दिया जाएगा। इधर इस प्रस्ताव का समर्थन बीजेपी, जेडीयू, तेलुगु देशम पार्टी, एलजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और असम गण परिषद जैसी पार्टियां कर रही हैं। भारत में एक साथ चुनाव पहले भी हो चुके हैं। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन मॉडल भारत में ही लागू होने जा रहा है। दुनिया के कई देश वन नेशन वन इलेक्शन पर भरोसा करते हैं। इन देशों में स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन बिल लागू करने के लिए सरकार को इसे संसद में पेश करना होगा। इसके लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जुटाना एक बड़ी चुनौती होगी। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, जिससे विपक्ष के समर्थन के बिना इस बिल का पास होना मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर लंबे समय से चर्चा होती आई है। सत्ता पक्ष इसके फायदे गिनाता रहा है और कोशिश में है कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए, तो वहीं विपक्ष इसके नुकसान गिनाता रहा है और लागू होने में अड़चने पैदा करता रहा है। तो दोनों ही चीज़ों को समझेंगे कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ अजय बग्गा हैं, चेयरमैन एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स एंड मार्केट एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ हैं अश्विनी दुबे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। अजय सर और अश्विनी सर, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। अश्विनी सर, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूँगा और समझना चाहूँगा कि कैबिनेट से पास होना जाहिर तौर पर एक अच्छा कदम है, एक आगे फॉरवर्ड स्टेप है, लेकिन ये कितना चुनौतीपूर्ण है? आपको क्या लगता है कि ये आसानी से लागू हो जाएगा, इसमें चुनौतियाँ आएंगी? नहीं, देखिए, जिस तरीके से क्षेत्रीय दल इसका विरोध कर रहे हैं और अगर सदन में, क्योंकि किसी भी बिल को पास होने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है जी,
अब सदन में, अच्छा उसके साथ चूंकि ये वन नेशन वन इलेक्शन है, राज्यों की सहमति भी जरूरी है, तो 50% राज्यों की भी हैसियत चाहिए, जो हालांकि इस गवर्नमेंट के पास है। प्लस संवैधानिक संशोधन की जरूरत है। संवैधानिक संशोधन कैसे? अनुच्छेद 83 जो संसद के सदनों की अवधि के संबंध में बात करता है, अनुच्छेद 172 जो राज्य विधानसभाओं की अवधि के संबंध में बात, क्योंकि जब वन नेशन वन इलेक्शन आप लागू करेंगे तो कुछ न कुछ आप समयावधि को कम भी करेंगे और कहीं एक्सटेंड भी करेंगे, तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और उसके बाद चूंकि क्षेत्रीय दलों का कहना है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो गौड़ हो जाएंगे, तो वो एक बड़ा विषय है। परंतु अगर हम भारत के अलावा भी आपने पैकेज में भी देखा चलाया कि पूरी दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है और भारत में भी कुछ समय तक होता रहा है। तो ये बातें हैं, लेकिन कंसेंसस चूंकि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मूल स्वभाव है, मूल रूप है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अक्रॉस द कंट्री कंसेंसस बनाने के बाद, उनके क्या मुद्दे हैं उनको करने के बाद ये पास होने में कोई बुराई नहीं है। और अगर ये लेकिन अल्टीमेटली लिटमस टेस्ट होना है कहां? पार्लियामेंट के अंदर। वो अगर टेस्ट पास होता है तो निश्चित तौर पर ये लागू किया जा सकता है। लेकिन ये है, देखिए अगर हम क्योंकि लाभ की बात करें, वो आपने बता दिया कि कितने लाभ होंगे, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उस पर भी थोड़ी चर्चा होगी, जैसे जो क्षेत्रीय दल कह रहे हैं, तो और उनको कंसेंसस में लेकर करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा, एक मत सबको होकर आना पड़ेगा। बिल्कुल। अजय सर, आपसे समझना चाहेंगे कि एक साथ सभी चुनाव कराना, विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराना फाइनेंशियली कितना बेहतर होगा? क्योंकि जाहिर तौर पर समय, संसाधन, फंड, सब चीज़ की बचत होती हुई दिखेगी, और जाहिर तौर पर हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे महीने में, साल भर में हम देखते हैं कि किसी ना किसी राज्य में चुनाव होता ही रहता है और अपने आप में ये चैलेंजिंग होता है। तो आपके नज़रिए से अगर एक साथ चुनाव होता है तो ये कितना फायदेमंद होगा? देखिए, जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि इस बारी 2024 की लोकसभा में 1,35,000 करोड़ का खर्चा हुआ, तो खर्चे के तौर पे तो बहुत जरूरी है कि इकट्ठे हो जाएं चुनाव, तो सरकारी खर्चा भी बचेगा, कैंडिडेट्स का भी बचेगा, पार्टीज के प्रचार का खर्चा भी काफी कम हो जाएगा। दूसरी जो बहुत अहम बात अब इकोनॉमी के लिए निकल के आ रही है, जैसे इस साल आप देखिए ये एक मिस्ड ईयर बनता हुआ आ रहा है कि जहां हमने सोचा था 7.5% ग्रोथ आएगी, 5.4% ग्रोथ पे हम आ गए हैं। सबसे मूलभूत कारण क्या है कि मार्च से जब नेशनल इलेक्शन अनाउंस हुए और बजट तक, जब तक यूनियन बजट पारित हुआ, बिल्कुल एक लॉकजैम चला हुआ था, डिसीजन मेकिंग रुकी हुई थी। उसके बाद आप देखिए अहम राष्ट्र जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, अब सबसे बड़ा हमारा स्टेट जीडीपी महाराष्ट्र आता है, 14-15% जीएसडीपी भारत का महाराष्ट्र आता है, वहां फिर से आपके चुनाव हो गए। तो 7-8 महीने दीपक जी वहां कामकाज नहीं चला सरकार का, कोई ना कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कोई ना कुछ चीज चलती रही और बिल्कुल व्यवस्था एक रुकाव के तौर पे आ गए। इलेक्शन के बाद भी देखिए 23 नवंबर को नतीजे आते हैं और आज हम 12 दिसंबर पे बैठे हैं और नया कैबिनेट अभी तक नई घोषणा हुई है। तो ये इस तरह से जो लॉस हो रहा है कंट्री को, उसके लिए बहुत जरूरी है। पर जैसे सर कह रहे थे पहले, इसमें क्या है कि बहुत मैच्योरिटी चाहिए पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। जेपीसी बनाई है 2-3 साल, इसको अच्छी तरह से डिस्कस करिए और एक सुदृढ़ एक निष्कर्ष पे पहुंचिए। 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए होंगी, 18 आपको रूल चेंजेस करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी। तो ये इतनी आसानी से तो होगा नहीं। अब इसमें सिंबॉलिज्म करके, कैबिनेट में पारित करके, जब सदन बैठा हुआ है वहां पे आप ले भी आए तो बेटर रहेगा कि जेपीसी में जाएं और 2-3 साल सबको आके अपनी खबर रखने दीजिए। जैसे हम बहुत छोटे लोग हैं दीपक जी, फाइनेंस के लोग हैं, बट हमारे रेगुलेटर क्या करते हैं, रिपोर्ट सेबी या आरबीआई अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं, 90 दिन या 120 दिन देते हैं, पूरा लोगों का लेते हैं मशवरा और उससे फिर निकल के एक सुदृढ़ योजना बनती है। अब फाइनेंस एक छोटा अमाउंट है,
मैं नहीं तुलना करूंगा उससे पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन की, बट ये बहुत ही बड़ा चेंज है। अब ये है कि ट्रेडिशनली होता था, बट 1970 के बाद ये रुक गया, उसके बाद सब भूल चुके हैं। ये 50 साल हो गए जब अलग अलग होता है। और प्रॉब्लम ये है कि हर तीसरे महीने किसी स्टेट के इलेक्शन आ जाते हैं, कोई म्युनिसिपल इलेक्शन आ जाते हैं। अब मुंबई की म्युनिसिपैलिटी कई स्टेट्स के जीडीपी से बड़ी है। मुंबई की म्युनिसिपैलिटी 50,000 करोड़ का जो बजट है, कई स्टेट्स का इतना बजट नहीं है। तो ये वन इलेक्शन वन नेशन अच्छा रहेगा देश के लिए, बट इसके लिए बहुत कॉन्सेंसस रहेगा और लोगों की जो धारणाएं हैं उनको बिल्कुल लेना पड़ेगा ऑन द ग्राउंड। ठीक है, उनको भी देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जाहिर तौर पर सर रास्ता लंबा है लेकिन आसान नहीं है। आपसे समझना चाहेंगे अश्विनी सर कि कितना लंबा रास्ता है वन नेशन वन इलेक्शन का। अगर संसद से पास हो भी जाता है तो इसे लागू करने का जो पूरा प्रोसेस होगा, जो पूरी प्रक्रिया होगी, वो कितनी लंबी होगी? देखिए 2019 से इसको जैसे कहा जा रहा है कि चुनावी चक्र जो है 2019 से इसको लागू करेंगे, तो उसके पहले जो वोटर लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी आपको एक साथ इलेक्शन करवाने के लिए जगह जगह, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे तो गौड़ होंगे, नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे रहेंगे। क्योंकि अभी आप क्षेत्रीय मुद्दों की अगर बात करें तो जैसे अलायंस में भी जो एनडीए के साथ में जो प्री पोल अलायंस है, उनके चंद्रबाबू नायडू की भी पार्टी है, नीतीश कुमार की भी पार्टी है, शिवसेना बाला साहब ठाकरे भी हैं, तमाम ऐसे रामदास अठावले की भी पार्टी, तमाम ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज अभी एनडीए के साथ है। लेकिन उनके अपने मुद्दे अलग हैं, उनकी अपनी जो उनका मैनिफेस्टो जो काम करते हैं, एरिया ऑफ वर्किंग है, वो एक क्षेत्र तक सीमित है। बिल्कुल, उनको भी कंसेंसस मिलाना, ये भी देखना पड़ेगा। पास अगर हो भी जाता है मान लीजिए तो 18 जैसा बताया इन्होंने, 18 संशोधन करना पड़ेगा। और वो 18 संशोधन जो होंगे, वो संशोधन के समय पर हर एक संशोधन चैलेंज भी होगा। ये भी मैं आपको बताता हूं कि जितने संशोधन होंगे उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट करेंगे तो किसी का इंडिविजुअल राइट कोर्ट जाने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट नहीं कर सकते। वो अपनी बात लेकर के जाएगा। तो बहरहाल पास होने के बाद भी चैलेंजेस आएंगे, परंतु नेशनल इंटरेस्ट में चूंकि एक बात है, नेशनल इंटरेस्ट में चीज है, इसलिए इसको होना ही चाहिए, लागू होना ही चाहिए। क्योंकि हमारा पैसा, आपका पैसा जो है चुनाव में, और हम हर 12 महीने चुनावी मौसम में होते हैं। तो आप देखिए, टीचर्स जिनको पढ़ाना है वो भी चुनाव ड्यूटी में लगे हैं, पटवारी, कानून को, तहसीलदार जिनको अपने रेवेन्यू की ड्यूटीज डिस्चार्ज करना वो भी चुनाव में होते हैं, प्रोफेसर्स भी चुनाव में होते हैं, कलेक्टर जिसको वहां पर पब्लिक फंक्शंस देखना वो चुनाव में होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते ही कोई निर्माण कार्य, कोई उसका विकास का कार्य नहीं हो सकता है, वो वोटरों को लुभाने के प्रलोभन देने का। फ्रीबीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है अलग अलग जगहों पर, आप देखिए किस तरीके से फ्रीबीज बट रहा है। माने आप हमें जो है हम सिलेंडर देंगे, दूसरा कहते हैं स्कूटी देंगे, तीसरा कहते हैं आकर खाना भी बना करके जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो फ्रीबीज सिस्टम वो भी थोड़ा रुकेगा। तो संसाधनों की बचत होगी, नेशनल इंटरेस्ट में है, लेकिन कंसेंसस जरूरी है। कंसेंसस जरूरी है, जाहिर तौर पर नेशनल इंटरेस्ट में है, अश्विनी सर का कहना। इस बीच हमारे साथ अजय उमद जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, किस तरह से पक्ष तैयार है, पूरा प्रयास है कि इसको लागू किया जाए। प्रयास आगे सफल होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन विपक्ष या दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां इसकी तमाम चुनौतियां गिना रही हैं, तमाम इसके नुकसान गिना रहे हैं। आपका पहला रिएक्शन क्या है इसको देखते हुए? वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए कितना अच्छा और कितना बुरा है? एज एन आइडिया बुरा नहीं है, और 1952 से लेकर 1967 तक हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होता ही था, बराबर है। अच्छा, लेकिन जो इश्यूज और चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन लॉजिस्टिकली देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए और लीगली कहा जाए, तो लीगली तो अभी मेरे पहले जो साथीदार बोल रहे थे उन्होंने कहा कि 18 अमेंडमेंट जो है वो आपको करने पड़ेंगे, एंड इट वुड बी चैलेंज के कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके लिए भी आएगा, क्योंकि आर्टिकल 13 से आप करेक्ट कर रहे हो या आर्टिकल 368 से करेक्शन कर रहे हो, उसमें भी काफी इश्यूज आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, और जितने भी अमेंडमेंट आएंगे उतना आएगा। लेकिन सर लॉजिस्टिकली ये जो चुनाव कमीशन है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्शन कमीशन, ये शाम को 5 बजे जो मुझे आंकड़े देते हैं, रात को 11 बजे जो आंकड़े देते हैं, वोटों की गिनती हो जाने तक भी ये लोग मुझे ये नहीं बता पाते हैं कि कितना टोटल वोटिंग हुआ। इनकी मतदाता सूची का ठिकाना नहीं है।
है ना। तो ये लॉजिस्टिकली हरियाणा और महाराष्ट्र में एक साथ साथ चुनाव भी नहीं करवा पाते हैं। एक देश में लोकसभा के चुनाव भी 7 फेजेस में होते हैं और तब भी कहा जाता है कि हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है। अरुणाचल से आसाम सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस लगाने में जाते हैं। और महाराष्ट्र का चुनाव जो 20 साल से एक साथ होता था, विथ ऑल टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी है और सॉफ्टवेयर इतना बेस्ट अवेलेबल है, फिर भी बोलते हैं कि वहां गणेश चतुर्थी का महोत्सव है, लोग छुट्टी पे हैं, हमारी मतदाता सूची तैयार नहीं है, तो महाराष्ट्र का चुनाव नहीं कर पाएंगे। सर आप सोचो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा। अब ये कब से कट ऑफ डेट आएगी, अब मतदाता सूची जो है वो तैयार नहीं है। 2029 की बात कर रहे हो सर, अभी आपने तो 2021 का सेंसस नहीं किया है। बिल्कुल 2021 का सेंसस होगा, उसके बाद आपका डिलिमिटेशन आएगा, डिलिमिटेशन आने के बाद नई मतदाता सूची तैयार होगी। अभी आप लोकसभा और विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी अच्छा 98 एक ही पॉइंट सर, 1984 से 2014 तक, 1984 में राजीव गांधी को बहुत बहुमत मिला था 412 और बाद में बाकी 452। उसके बाद मोदी जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर निकले कि जिनको संपूर्ण बहुमत 2014 में भी मिला, 2019 में। लेकिन इन बीच में जो गवर्नमेंट आई, जो अल्पसंख्यक थी, सरकार टूट गई। तो क्या वापस केंद्र की सरकार टूटेगी तो राज्य की सरकार में भी आप वापस नए वन नेशन वन इलेक्शन लाओगे? वहां जब अविश्वास का दरखास्त आएगा और वहां जब मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपकी टूट गई, एक एक वोट से यहाँ सरकार टूटी है, तो फिर तब उसके लिए क्या होगा? तो सर क्या है कि कहने के लिए गालिब ये ख्याल काफी अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल कितना है, बिल्कुल प्रैक्टिकली उसको लागू करना कितना चैलेंजिंग होगा वो देखने वाली बात होगी। अजय भगत सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा सर कि कई देशों में ये व्यवस्था चल रही है, उन देशों में, क्योंकि आप ग्लोबली काफ़ी नज़र रखते हैं इन सब चीज़ों पे, तो मैं सर आपसे समझना चाहूँगा कि जो देश अभी इस व्यवस्था पर काम कर रहे हैं, मसलन स्वीडन है, बेल्जियम है, जर्मनी है, दक्षिण अफ्रीका है, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये वो देश हैं जहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन अभी लागू है। तो आपके नज़रिए से उन देशों में क्या व्यवस्था बिल्कुल स्मूथ है, किसी तरह की चुनौती नहीं होती है? नहीं, देखिए, यूरोपियन देश तो बहुत छोटे हैं, आबादी बहुत छोटी है, तो वो तो एक मुंबई या एक दिल्ली की आबादी आप ले लीजिए, 15 मिलियन 10 मिलियन ऐसे हो जाते हैं, तो वो हम नहीं देख सकते। हाँ, इंडोनेशिया जापान में जिस तरह करते हैं वो सराहनीय है। वो टक्कर के हैं कि लगभग 10 करोड़ वोटर होते हैं, 20 करोड़ की आबादी है, और उधर वो कर रहे हैं, तो वो काफ़ी सराहनीय है। बट हमारे लिए क्या मुश्किल आएगी, एक तो इसको लागू कैसे करें, कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट की अवधि घटाएंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर 2029 में करना है ये, तो किसी को तो करना। अब यूपी इलेक्शन आपके 2027 के हैं, तो क्या यूपी गवर्नमेंट 2 साल की रहेगी, या किसी का कार्यकाल आप बढ़ा देंगे और 2034 करेंगे? वो तो बाद में ऑपरेशनल है, ठीक है, और हमारे पास टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, हम कर पाएंगे टेक्नोलॉजी भी, बट सबसे पहले पॉलिटिकल कॉन्सेंसस। ये 2/3 बहुमत आने नहीं वाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतना आसान नहीं है। अगर जब तक आप सबको ये दिखा ना पाए कि, और कोई राष्ट्र हित नहीं है, सब अपना, जब उधर बैठेगा एमपी वो अपना पॉलिटिकल हित देख रहा है, राष्ट्र हित तो बहुत दूर की बात है। आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आपका सेविंग्स होगा, आपका डिसीजन मेकिंग फास्टर होगा, और ऑलवेज इलेक्शन मोड से आप हट जाएंगे। आप क्या हो गया, ऑलवेज इलेक्शन मोड में आ गए हैं, तो वो बहुत जरूरी हो गया है। होगा तो सही, कुछ ना कुछ विकल्प निकलेगा, कुछ मध्यस्थ आएगा ऐसा रास्ता, बट वही है, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं चैलेंज कभी भी, और वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दारोमदार है कि बेसिक स्ट्रक्चर आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोचा था, बट अब वो आपके पास है, एक्चुअल है कि 1952 से 1970 तक लगभग सारी इकट्ठे हुए। वो जब सरकारें गिरी थी विधानसभा की 1967 की, तब से गड़बड़ शुरू हुई, और 70 की जब सरकार गिरी तब गड़बड़ हुई कि ये अलग अलग हो गए। तो शायद कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने सोचा था वन नेशन वन इलेक्शन, यही एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज होगा, बट उससे पहले बहुत दूर है। 15
कॉन्स्टिट्यूशनल और 18 रूल चेंज चाहिए और फिर 50% स्टेट्स को पारित करना है, तो उसके लिए कॉन्सेंसस चाहिए होगा। डाइल्यूटेड वर्जन देना पड़ेगा जहां रीजनल पार्टीज के लिए भी कुछ है, हर एक के लिए कुछ हो और सबकी सहमति हो। बाकी वोटर की तो सिर्फ 5 साल में एक बार ही सुनाई होती है और तो कोई बॉदर नहीं करता है वोटर के बाद। बिल्कुल, बड़ी बड़ी अहम बात आपने कही कि ठीक है, सुनने में, जैसे कि अजय उम्मद साहब ने भी कहा कि सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। जाहिर तौर पर वो जो पूरा साल हम इलेक्शन मोड में रहते हैं उससे बाहर निकलेंगे, जो काम रुकते हैं उससे हम बाहर निकल पाएंगे, कम से कम काम सही समय पर पूरे होंगे। लेकिन सुनना अपनी जगह है और उसको लागू करना अपनी जगह है। कैसे आप बहुमत लेकर आएंगे, कैसे आप संशोधन करेंगे, कैसे क्षेत्रीय दलों को मनाएंगे, ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर काम होना बाकी है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक वन नेशन वन इलेक्शन का जो सपना है वो फिलहाल सपना ही रहेगा। बहुत शुक्रिया करेंगे अजय सर, अजय बग्गा सर और अजय उम्मद सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। अश्विनी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए।